हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। सॉलिड स्टेट इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में टाइप ऑफ वॉइड्स हमने पढ़ा है। टोटल 4 टाइप ऑफ वॉइड्स हमने डिस्कस किए थे। ट्राइंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और लास्ट में क्यूबिकल वॉइड। इन सभी वॉइड्स में मैक्सिमम कितनी रेडियस का एटम फिट किया जा सकता है, इसके लिए आपने एक रेडियस रेशियो कैलकुलेट किया था। ये रेडियस रेशियो बेसिकली क्या है, वापस से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रेडियस रेशियो क्या आया था, 0.155, फिर आया था 0.225, 0.414, 0.732। ये किसमें आता है अपने पास, ट्राइंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड। इसके बाद 0.225 किसमें आता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या आता है, 0.414 और लास्ट में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्यूबिकल वॉइड होता है। क्यूबिकल वॉइड के लिए जो रेडियस रेशो है वो कितना आता है अपने पास, 0.732। ये रेडियस रेशो बेसिकली क्या है कि क्यूबिकल वॉइड में या किसी भी वॉइड में जो स्मॉलर एटम हम फिट कर रहे हैं उसका मैक्सिमम रेडियस कितना है, r, और जो बिगर एटम्स है जिनसे बेसिकली ये वॉइड बन रहे हैं उसका रेडियस अपने पास कितना है, कैपिटल R। तो ये रेडियस रेशियो आप कैलकुलेट करते हो और इस रेडियस रेशियो की मदद से आप ये बता सकते हो कि इन पर्टिकुलर एटम में मैक्सिमम कितनी रेडियस का एटम फिट किया जा सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अब बेसिकली हमें क्या पढ़ना है आज के लेक्चर में, ये टोटल 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ वॉइड्स एंड लोकेशन ऑफ वॉइड्स। तो बेसिकली आपको HCP यूनिट सेल और FCC यूनिट सेल पे ही ध्यान देना है। इन दोनों में कितने वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और कौन से वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली इसके बाद आपको ये पढ़ना है जो आयनिक कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होगा। आयनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन दोनों प्रेजेंट होते हैं। एनायन यूजुअली बिगर होता है, तो बिगर एटम क्या कर सकता है, लैटिस का फॉर्मेशन करता है, यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है। और यूनिट सेल में जहाँ पे वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, इन वॉइड्स में स्मॉलर एटम कैटायन जाके इंसर्ट होगा। तो कैटायन बेसिकली कौन से वॉइड में इंसर्ट करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड में या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, रेडियस रेशियो रूल से। तो सेकंड टॉपिक ये हमें पढ़ना है। इसके बाद अपने पास क्या, एग्जांपल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में टोटल 6 एग्जाम्पल हमें पढ़ना है और हर किसी एग्जाम्पल में केवल एक आयनिक कंपाउंड पे फोकस करना है और इस आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमें पता करना है। बाकी और भी आयनिक कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के साथ मैच कर सकते हैं, तो वहाँ केवल आपको एग्जाम्पल डिस्कस करना है। बस मेनली आपको आयनिक कंपाउंड में 6 स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है। तो ये टोटल 3 टॉपिक आज के लेक्चर में हमें कवर करना है। फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ वॉइड्स एंड लोकेशन ऑफ वॉइड्स। नंबर ऑफ वॉइड्स एंड लोकेशन ऑफ वॉइड्स। तो नंबर ऑफ वॉइड्स का तो बेसिकली बहुत सिंपल फंडा है, 2 मिनट में मैं आपको बता दूंगा। नंबर ऑफ वॉइड्स में हमें केवल किस पे ध्यान देना है, मोस्टली क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, मतलब कि FCC यूनिट सेल और HCP यूनिट सेल पे ध्यान देना है। नंबर ऑफ वॉइड्स का क्या फंडा होता है, नंबर ऑफ वॉइड्स, FCC पे ध्यान देना, HCP पे ध्यान देना। इनमें कौन से वॉइड बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं और कौन से बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं। तो इन्हीं टाइप के वॉइड्स पे ध्यान देना है और इन्हीं स्ट्रक्चर्स पे हमें ध्यान देना है। तो यहां से अपने पास फंडा क्या होता है कि सारी यूनिट सेल को ऑब्जर्व करने के बाद टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आते हैं, जितने कि यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसको डबल कर दो। तो डबल करने पे अपने पास क्या आ जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, और जितना इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो नंबर आएगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फर्स्ट अपने पास क्या हो गया, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ये आपको याद ही रखना है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज Z मल्टीप्लाइड बाई 2 और Z अपने पास क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो अगर मान लो कि FCC यूनिट सेल की आप बात करो तो इसमें कितना होता है, Z इज इक्वल टू 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8। और FCC यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड ही होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इनफैक्ट ये भी बता रखा है कि ये 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते कहाँ हैं, इनकी लोकेशन क्या है, उस लोकेशन को हम वापस से आज डिस्कस भी करेंगे। सिमिलरली एक और पॉइंट अपने पास क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स के इक्वल ही होते हैं, इज इक्वल टू Z अपने पास क्या हो गया, इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम। FCC यूनिट सेल की अगर बात करें तो यहाँ पे Z कितना होता है, 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1।
दैट मीन्स 4 एक्टाहाइड्रल वॉइड एफसीसी यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं। एचसीपी की अगर बात करें, अच्छा एचसीपी में केवल नंबर ऑफ वॉइड्स हम काउंट कर लेंगे, लेकिन लोकेशन ऑफ वॉइड हमें नहीं देखना है। लोकेशन ऑफ वॉइड केवल एफसीसी यूनिट सेल में ही देखना है, इतना ही अपने कोर्स में है। एचसीपी यूनिट सेल में Z अपने पास कितना होता है 6, तो टेट्राहेड्रल वॉइड अपने पास कितने हो जाएंगे 6 इंटू 2 12 हो जाएंगे। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपने पास कितने हो जाएंगे 6 इंटू 1 दैट इज 6। तो आपने ये काउंट कर लिया कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी यूनिट सेल और एचसीपी यूनिट सेल में कितने होते हैं। अब बात आ जाती है कि इनकी लोकेशन बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट है और किस तरीके से यूनिट सेल में ये वॉइड्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले लोकेशन ऑफ वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में बताना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बताना है, एफसीसी यूनिट सेल के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। यहीं से केवल क्वेश्चन आ सकता है एचसीपी यूनिट सेल में जो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या है, ये हमें डिस्कस नहीं करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड को देखो तो टेट्राहेड्रल वॉइड को बनाने के लिए टोटल 4 एटम्स का रिक्वायरमेंट है और ये सारे 4 एटम्स एक दूसरे से टच करने चाहिए। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था, वापस से मैं बता देता हूँ। एक एफसीसी यूनिट सेल बना है, एफसीसी यूनिट सेल में एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे। एक पर्टिकुलर कॉर्नर से कितने फेसेस कनेक्ट होते हैं 3 फेसेस, ये फ्रंट वाला, ये बॉटम वाला और ये साइड वाला, 3 फेसेस कनेक्टेड होते हैं। और इन फेसेस के सेंटर्स में क्या प्रेजेंट है एटम्स, ये एटम, ये बॉटम वाले पे, ये फ्रंट वाले पे और ये राइट वाले पे और ये कॉर्नर वाला एटम। ये जो कॉर्नर वाला एटम है फेस सेंटर्स के एटम से कनेक्टेड होता ही है और यहीं से तो हम ए और आर में रिलेशनशिप लाते हैं, ये तो हमें पता ही है कि ये कनेक्टेड होता है। तो ये जो कॉर्नर वाला एटम है इन तीनों फेस सेंटर के एटम से कनेक्टेड है, ये हमें ऑलरेडी पता है। और ये जो तीनों फेस सेंटर पे एटम्स होते हैं ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड ही होते हैं। तो 4 एटम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो यहां से अपने पास ये क्या बन गया टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हर कॉर्नर के आसपास यहां पे किसी जगह पे, ये गोला बना रहा हूं मैं यहां पे, ये टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। हर कॉर्नर के आसपास ये टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। टोटल अपने पास कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, इसीलिए एफसीसी यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट हैं, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। लोकेशन आपको बता ही दिया था, कल भी बताया था। बताइए इस टेट्राहेड्रल वॉइड से इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस कितना आएगा, बॉडी डायगोनल का 1/4। तो ये अपने पास √3a, ये अपने पास बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस होती है, इसका 1/4 अगर हम कर लेंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड और कॉर्नर तक का डिस्टेंस आ जाएगा। और ये डिस्टेंस हम कौन सा कैलकुलेट करते हैं, सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड का जो सेंटर है और इस कॉर्नर का जो सेंटर है, सॉरी एटम का जो सेंटर है वो बेसिकली कॉर्नर पे लाई करेगा। तो ये डिस्टेंस अपने पास कितना आ जाएगा √3a/4। ये लोकेशन हमने पता कर लिया। अब आ जाते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेसिकली यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको देखना होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड में तो आपने क्या देखा कि सारे टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी यूनिट सेल के अंदर हैं, अंदर ही हैं, कॉर्नर के पास में प्रेजेंट है। कोई शेयर्ड टेट्राहेड्रल वॉइड तो है नहीं। ऑल tetrahedral void are inside FCC unit cell। अब octahedral void को आप देखना, octahedral void में तो 1 inside होता है और रेस्ट 3 शेयर्ड होता है। ये 3 भी किस तरीके से शेयर्ड होता है, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 12, 1/4 अपने पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में होता है और इसका 3/4 अगली यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है। और ऐसा टोटल कितनी जगह पे होता है, 12 जगह पे। तो 12 × 1/4 कितना हो गया 3। और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कंप्लीटली एफसीसी यूनिट सेल के इनसाइड होता है। तो 3 + 1 टोटल कितने अपने पास हो गए 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और 4 एक्टाहेड्रल वॉइड आने भी चाहिए क्योंकि एफसीसी यूनिट सेल में Z = कितना होता है 4। Z अपने पास क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी लोकेशन आप देखना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ये कुछ ऐसा ही चाहिए होता है। ये मैं टिल्टेड व्यू आपको दिखा रहा हूं।
ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुछ ऐसा दिखता है। ये टोटल 6 स्फीयर्स होते हैं, इसको थोड़ा टिल्ट करके देखोगे तो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा। तो ये सीन आपको कहीं ना कहीं यूनिट सेल में अगर दिखाई दे रहा है तो वहीं पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट हो सकता है। तो एफसीसी में मैं इसका लोकेशन आपको दिखा देता हूं। ऐसा सीन आपको कहां पे नजर आएगा? एफसीसी यूनिट सेल में अपने पास एटम्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे। फेस सेंटर्स के जो एटम है मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं इस बार। तो अब ये देखो, ये जो चारों फेस सेंटर है, फ्रंट वाला, बैक वाला और लेफ्ट वाला और राइट वाला, और ये टॉप वाला फेस सेंटर और ये बॉटम वाला फेस सेंटर, ये मिलके एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन तो कर ही रहे हैं ना ये। तो यहां पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और यही वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जो कंप्लीटली इनसाइड है। बताइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड एग्जैक्टली कहां पे आ रहा है? बॉडी सेंटर पे ही आ रहा है। ये बॉडी सेंटर पे ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी यूनिट सेल में कहां प्रेजेंट है ये आपको पता चल गया। रेस्ट 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड शेड होते हैं, और शेड भी किस तरीके से होते हैं? टोटल 12 जगह पे ये शेड होते हैं और एक पर्टिकुलर एफसीसी यूनिट सेल में 1/4 ही शेड हो पाता है, बाकी 3/4 पार्ट अगली यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है। तो बताइए 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से आता है? ऐसा लगता है मुझे एज से आता है, क्योंकि एक एज के अबाउट टोटल कितनी यूनिट सेल आ सकती है? 4। ये एज आप ये ऐसे कंसिडर करना इस तरीके से, इस एच के अबाउट टोटल कितनी यूनिट सेल हो सकती है? 4। तो इस एच पे अगर कोई एटम प्रेजेंट होता है या कोई भी पर्टिकुलर चीज अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगी तो उसका एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन जाएगा? 1/4 जाएगा। तो यहां से भी आपने अंदाजा लगाया कि जो शेयर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कहां पे प्रेजेंट हो सकता है? तो एफसीसी यूनिट सेल में ये जो शेयर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है ये एजेस पे प्रेजेंट होता है। टोटल 12 एजेस होता है और 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड आता है। मोर इंपोर्टेंटली प्रेजेंट कहां होता है? एज सेंटर पे प्रेजेंट होता है। अब इसको देखना अच्छे से, आप एज सेंटर पे ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। 2D में तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, लेकिन 3D में बहुत अच्छे से दिखाई देगा। ये अपने पास कॉर्नर वाला एटम्स है, ठीक है। यहां पे एक इसका फेस सेंटर होगा। ऐसे ही इसके आसपास कितनी यूनिट सेल हो सकती है? 4। एक का फेस सेंटर, अगले का फेस सेंटर, अगले का फेस सेंटर। इन सारे फेस सेंटर्स को अगर आप मिलाओगे तो ये क्या बनेगा? अपने पास बेस बनेगा। बेस को टॉप वाले एटम और बॉटम वाले एटम से आप मिला दो। ये थोड़ा मैं टिल्टेड ही दिखा रहा हूं क्योंकि यहां पे तो मैं एडजस्ट कर नहीं सकता ना इस बेस को। तो यहां से ये क्या बनेगा? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितना आ रहा है? 1/4 पार्ट आ रहा है। ऐसा कहां पे होगा? हर किसी एजेस पे होगा। एजेस के ये कॉर्नर के एटम टॉप एटम और बॉटम एटम का काम करेंगे, और एजेस के बीच में यहां पे बेसिकली क्या आ जाएगा? फेस सेंटर। फेस सेंटर में अपने पास चारों यूनिट सेल के फेस सेंटर बेस बनाने का काम करेंगे। तो इस बेस के ऊपर एक एटम प्रेजेंट है, इस बेस के नीचे एक एटम प्रेजेंट है। ये सारा मिलकर क्या बना रहा है? ऑक्टाहेड्रल सिस्टम बना रहा है। तो इस ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में यहाँ पे वॉइड प्रेजेंट होगा। ये वॉइड कहां पे होगा? एज सेंटर पे प्रेजेंट होगा। और टोटल अपने पास ऐसे 12 एजेस हैं, हर किसी एजेस से 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। तो टोटल अपने पास 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 12, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे शेयर्ड है। बाकी 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी यूनिट सेल के कंप्लीटली इनसाइड है। तो ये आपने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ लिया, और टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो लोकेशन है ये हमने डिसाइड कर लिया। और ये सब केवल कहां पे देखा है? एफसीसी यूनिट सेल में, क्योंकि एचसीपी यूनिट सेल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखने से कुछ नहीं होगा, वो सब क्वेश्चंस में नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमें क्या डिस्कस करना है कि जो अपने पास आयनिक कंपाउंड है, इन आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप किस तरीके से डिसाइड कर सकते हो, और यहां बेसिकली रेडियस रेशो रूल का क्या इंपॉर्टेंस है। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, सॉलिड स्टेट चैप्टर में 70 to 80% क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है केवल इसी टॉपिक से हो। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड रेडियस रेशो रूल। नेक्स्ट टॉपिक हो गया अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड की। अगर बात करें तो एक जनरल फंडा मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। आयनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? कैटायन प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है? एनाइन। एनाइन कैसा होता है? यूजुअली बिगर होता है,
और ये यूजुअली स्मॉलर होता है। तो एनायन बेसिकली क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, और लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्पेस लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का फॉर्मेशन कौन करता है, एनायन। तो कैटायन क्या करेगा, यूनिट सेल अगर बनता है तो यहाँ पे वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये वॉइड्स अपने पास कौन से हैं, कौन सी लोकेशन है, ये हमने सीख लिया। वॉइड्स में कौन चला जाएगा, कैटायन ऑक्यूपाइज वॉइड्स। तो आपको ये पता करना होगा कि कैटायन कौन से वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, ट्रायंगुलर वॉइड को, क्यूबिकल वॉइड को, टेट्राहेड्रल वॉइड को या ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। तो कौन से वॉइड को ये ऑक्यूपाई कर सकता है, इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपने पास क्या है, रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल से हम ये बता सकते हैं कि कैटायन बेसिकली कौन से टाइप के वॉइड में प्रेजेंट हो सकता है। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई भी आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर आपको मैक्सिमम स्टेबलाइज करना चाहते हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर। तो अब तो हम स्पेस लैटिस पे आ जाते हैं ना, क्योंकि स्पेस लैटिस में कैटायन एनायन प्रेजेंट होता है, एक स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन करता है, एक अपने पास वॉइड्स में जाता है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए आप क्या देख सकते हो कि कैटायन और एनायन जितने ज्यादा कनेक्टेड होंगे उतना ज्यादा इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कैटायन और एनायन जितने ज्यादा कनेक्टेड होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आ सकता है। और कैटायन और एनायन जितने कम कनेक्टेड होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आ सकता है। कैटायन और कैटायन में क्या लगेगा, रिपल्शन। एनायन और एनायन में क्या लगेगा, रिपल्शन। तो यहां से एक बात साबित हो जाती है कि इनका जो कांटेक्ट है वो बहुत ही कम होना चाहिए और कैटायन और एनायन का कांटेक्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कांटेक्ट बिटवीन कैटायन एनायन और लेस कांटेक्ट बिटवीन एनायन और कैटायन। अब आप बोलोगे सर एनायन और एनायन में कांटेक्ट नहीं होगा या कैटायन और कैटायन में कांटेक्ट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपको खुद को पता है कि जैसे मान लो कि एनायन है, एनायन मान लो कि स्पेस लैटिस में एफसीसी यूनिट सेल बना रहा है। तो एफसीसी यूनिट सेल में जितने भी अपने पास लैटिस पॉइंट्स हैं, इन लैटिस पॉइंट्स पे तो कौन प्रेजेंट होगा, एनायन। और इन लैटिस पॉइंट से जो वॉइड बनता है वहां कौन प्रेजेंट होगा, कैटायन। तो आपको ये पता ही है कि एफसीसी यूनिट सेल में जो कॉर्नर वाले एटम्स है वो तो चलो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन ये कॉर्नर वाला एटम फेस सेंटर पे प्रेजेंट एटम से तो कनेक्टेड होंगे। कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट है, एनायन। फेस सेंटर पे कौन प्रेजेंट है, एनायन। तो ये तो कनेक्शन आएगा ना यहाँ पे। अब ये कनेक्शन यहाँ पे मिनिमाइज करना है, या तो ये कनेक्शन यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। और जितने भी आप 6 एग्जाम्पल पढ़ोगे अब, इन सारे 6 एग्जाम्पल में ये कनेक्शन नहीं होगा। ये कनेक्शन अगर नहीं होगा तो बेसिकली जो आयनिक कंपाउंड है इसका जो स्टेबिलिटी है ये मैक्सिमम आने वाला है। वैसे यूजुअली अगर आप आइडियल कंडीशन देखो, ये तो आइडियल कंडीशन है, यही हमने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक पढ़ा है। आइडियल कंडीशन की अगर बात करें तो अगर मान लो कि एनायन एफसीसी लैटिस बना रहा है तो एफसीसी लैटिस में फेस डायगोनल के अलोंग ये सारे एनायन कांटेक्ट में होने चाहिए। अगर ये कांटेक्ट में होगा तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का जो स्टेबिलिटी है ये थोड़ा कम होगा। इस स्टेबिलिटी को अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो कोई भी एनायन एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं होना चाहिए। तो ये एनायन कॉन्टेक्ट में होंगे या नहीं होंगे ये डिपेंड करता है कि वॉइड में प्रेजेंट कैटायन की साइज क्या है। अगर कैटायन की साइज वॉइड की मैक्सिमम साइज से मैच करता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कैटायन की साइज वॉइड की मैक्सिमम साइज से ज्यादा आ गई तो इस कैटायन को एडजस्ट करने के लिए लैटिस को एक्सपेंड होना पड़ेगा। और जैसे ही ये लैटिस एक्सपेंड होगा ये एनायन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, एनायन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तो इस टाइप के आयनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है ये इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमें आगे इंडिविजुअल एग्जांपल में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम रेडियस रेशियो रूल देख लेते हैं, क्योंकि रेडियस रेशियो रूल से ही आप डिसाइड कर पाओगे कि बेसिकली कैटायन कौन से वॉइड में जाके इंसर्ट करना है। कैटायन को टेट्राहेड्रल वॉइड में इंसर्ट करना है, क्यूबिकल वॉइड में इंसर्ट करना है या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले अपने पास स्मॉलेस्ट रेडियस रेशियो क्या होता है। तो रेडियस रेशियो का मतलब अपने पास क्या है, रेडियस रेशियो का मतलब क्या है कि ऐसे स्फीयर, बिगर स्फीयर जो बेसिकली वॉइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और वॉइड के अंदर स्मॉलर स्फीयर है, तो स्मॉलर स्फीयर का रेडियस क्या होता है, स्मॉल आर। बिगर स्फीयर का रेडियस क्या होता है, कैपिटल आर।
और अभी अपने पास स्मॉलर स्फीयर कौन सा है, आर पॉजिटिव, और बिगर स्फीयर कौन सा है, आर नेगेटिव। कैटायन और एनायन की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव का रेशियो आपको देखना है। इसी रेशियो से हम डिसाइड कर पाएंगे कि कैटायन को कौन से वॉइड में इंसर्ट करना है और आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है। तो आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव का रेशियो अगर 0.155 से भी कम है, 0.155 से भी कम है, ये स्मॉलेस्ट रेडियस रेशियो है अपने पास, इससे भी अगर कम है तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो अपने पास कैटायन है, ये कैटायन कौन से वॉइड में जा सकता है, ऐसे बोल सकते हैं कि लीनियर वॉइड में जा सकता है, जबकि लीनियर वॉइड जैसी तो कोई स्ट्रक्चर होती नहीं है। ये इसको आप अज्यूम कर सकते हो लीनियर वॉइड, यहाँ पे एटम कैसे होगा, लीनियर स्ट्रक्चर तो कुछ होता ही नहीं है, कम से कम आपको 3D स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और लीनियर वॉइड की अगर बात करें, हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इस लीनियर वॉइड में ये कैटायन चला गया, तो ये बेसिकली कितने एनायन के टच में होगा, 2 एनायन के टच में होगा। मतलब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वॉइड में जो एटम प्रेजेंट है वो मैक्सिमम कितना एटम से कनेक्टेड हो सकता है, उसी को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। वॉइड अगर 4 एटम से बन रहा है तो 4 एटम से कनेक्टेड होगा, वॉइड अगर 6 एटम से बन रहा है तो 6 एटम से कनेक्टेड होगा, और वॉइड अगर 8 एटम से बन रहा है तो वो 8 एटम से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ बेसिकली अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसा कोई आयनिक कंपाउंड अगर पॉसिबल भी नहीं है। अब आ जाते हैं कि ये जो रेडियस रेशो है ये 0.115 के इक्वल, सॉरी 0.155 के इक्वल या इससे ज्यादा, लेकिन 0.225 से कम हो। रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.155 बट लेस देन इक्वल टू 0.225। तो अब ये अपने पास कैटायन कौन से वॉइड में जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में, सॉरी ट्रायंगुलर वॉइड में, ट्रायंगुलर वॉइड। और ट्रायंगुलर वॉइड में अगर ये जाएगा तो बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ सकता है, 3। और यहाँ पे बेसिकली इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो एग्जाम्पल हमें डिस्कस नहीं करने, क्योंकि याद नहीं रखना है। कोई भी एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, केवल आपको सॉल्यूशन बनाना आना चाहिए। अगला अपने पास क्या हो सकता है कि जो रेडियस रेशियो है आर पॉजिटिव डिवाइडेड बाई आर नेगेटिव। अच्छा, आर पॉजिटिव डिवाइडेड बाई आर नेगेटिव हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, केवल आपको क्या कंसिडर करना है, बिगर डिवाइडेड बाई, सॉरी स्मॉलर स्फीयर, जो अपने पास वॉइड में स्फीयर होता है, और डिवाइडेड बाय बिगर स्फीयर। बिगर स्फीयर क्या करता है, वॉइड का फॉर्मेशन करता है। स्मॉलर डिवाइडेड बाय बिगर, इस स्फीयर का रेडियस रेशियो होता है। कई जगह ऐसा भी आ सकता है जहां पर कैटायन बड़ा हो जाता है और एनायन छोटा हो जाता है, तो फिर वहां पे आर माइनस डिवाइडेड बाई आर पॉजिटिव का रेशियो निकालना होता है। लेकिन आपको रेशियो हमेशा इसी टर्म में देखना है। अगर ये रेशियो 0.225 के इक्वल या इससे ज्यादा लेकिन 0.414 से कम हो, तो अगर 0.225 के इक्वल है या 0.225 से भी ज्यादा है लेकिन 0.414 से कम है, तो बेसिकली अब ये कौन से वॉइड में चला जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में। अब आप सोच रहे हो कि सर टेट्राहेड्रल वॉइड में तो रेशियो क्या आता है, 0.225, तो इतना ही होना चाहिए ना, इससे ज्यादा क्यों है। क्यों भाई, इससे ज्यादा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना है तो ये तो आइडियल कंडीशन की बात होगी। आइडियल कंडीशन का मतलब क्या है कि जो भी आपने यूनिट सेल का फॉर्मेशन किया है, इस यूनिट सेल में जो वॉइड बना है, इस वॉइड की औकात के बराबर एटम आपने फिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट सेल को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसकी औकात से ज्यादा का एटम अगर आपने फिट कर दिया, बिगर एटम फिट कर दिया, तो चलो फिट तो हो जाएगा, लेकिन फिट होने के बाद फिर लैटिस कैसा हो जाएगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा, तभी तो फिट होगा। यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंडेड लैटिस। अब बहुत ज़्यादा भी एक्सपेंड नहीं कर सकते। अगर आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव का रेशो 0.414 के इक्वल चला गया, तो फिर उसको टेट्राहेड्रल वॉइड में क्यों प्लेस करना, उसको बिगर वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्लेस करेंगे ना। तो अगला अपने पास क्या आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। कैसे, ये टोटल 4 एटम्स है, इनके बीच में यहाँ पे वॉइड बन रहा है, ये जो वॉइड है टोटल 4 एटम से कनेक्टेड है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि आर पॉजिटिव डिवाइडेड बाई आर नेगेटिव, रेडियस रेशियो अपने पास कितना हो, 0.414 के इक्वल या इससे ज्यादा लेकिन 0.732 से कम। तो ये किस में चला जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास कितना होता है, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुछ ऐसे ही बनता है, एक एटम ऊपर एक एटम नीचे और बाकी के 4 अपने पास प्लेन में। इस वॉइड में जो एटम प्रेजेंट होगा वो टोटल 6 एटम से कनेक्टेड होगा, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। अगला रेडियस रेशियो अपने पास क्या है कि 0.732 के इक्वल या इससे ज्यादा का अपने पास रेडियस रेशियो हो, लेकिन 1 से तो कम ही होना चाहिए।
स्मॉलर रेडियस बिगर रेडियस के इक्वल तो नहीं हो सकता। तब ये कौन से में चला जाएगा, क्यूबिकल वॉइड में। तो यहां से अपने पास क्वेश्चन क्या बनेगा कि कैटायन और एनायन का रेडियस आपको दिया जाएगा। कैटायन और एनायन का रेडियस देने के बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि जो स्मॉलर एटम है, स्मॉलर एटम मोस्टली कौन सा होगा, कैटायन। ये कैटायन कौन से टाइप का वॉइड ऑक्यूपाई कर सकता है। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, कैटायन और एनायन की जो रेडियस है इस रेडियस का रेशो निकालना है, और इस रेडियस का रेशो निकालने के बाद आपको देखना है कि बेसिकली ये कहां पे लाई करता है। जैसे मान लो कि रेडियस रेशियो अपने पास कितना आ गया, 0.315। तो बेसिकली 0.315 क्या है, 0.225 से ज्यादा है लेकिन 0.414 से कम है। तो ये कहां चला जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में। और जब ये टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा ये पर्टिकुलर कैटायन, तो इस कैटायन के आसपास कितना एनायन होंगे, 4, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना होता है, 4 ही होता है। तो ये एक सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। रेडियस आपको देके क्या बताना पड़ेगा, रेडियस रेशो। रेडियस रेशो से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस आयनिक कंपाउंड में जो स्मॉलर एटम कैटायन है, ये कैटायन कौन से टाइप के वॉइड को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो यहां तक बेसिकली अपने पास ये जो लॉजिक था ये सारा खत्म हो गया। अब हमें स्टार्ट करना है इंडिविजुअल जो अपने पास आयनिक कंपाउंड है, इन आयनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर हमें देखनी है। तो टोटल 6 स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर में केवल एक एक कंपाउंड के नाम मैं बताऊंगा, और इन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को बाकी और दूसरे कंपाउंड भी मैच कर सकते हैं। तो जो एग्जांपल है ना तो वो हमें याद रखना है और ना ही डिस्कस करना है। टोटल 6 स्ट्रक्चर में सबसे पहला स्ट्रक्चर है NaCl टाइप, 6 आयनिक कंपाउंड्स, या उसको क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड तो स्पेसिफिक हो गया, जनरल क्या बोलेंगे, 6 आयनिक स्ट्रक्चर्स। पहला हो गया रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या होता है अपने पास, NaCl में होता है। अब Na प्लस प्रेजेंट है, Cl माइनस प्रेजेंट है। Cl माइनस बिगर होता है, ये स्मॉलर होता है, ये हमें पता है। और नहीं भी पता है तो आप एग्जैक्टली इनका क्या कर सकते हो कि बोलते हैं कि कैटायन और एनायन का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो, उससे भी पता चल जाएगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। जो बिगर होगा ये क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, मतलब क्या बनाएगा, यूनिट सेल। और यूनिट सेल के जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो लैटिस पॉइंट किसको बिलोंग करेंगे, Cl माइनस को, इन्हीं से यूनिट सेल बनता है। ये स्मॉलर होता है तो ये क्या करेगा, ऑक्यूपाइज वॉइड्स इन यूनिट सेल। अब कौन से वॉइड में ये जाएगा वो तो डिपेंड करता है कि आप Na प्लस और Cl माइनस की रेडियस का रेशो क्या है। तो अगली इंफॉर्मेशन अपने पास क्या है कि Cl माइनस आयंस फॉर्म्स FCC लैटिस। और जितने भी 6 एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे इनको याद करना ही है। और एक हिंट मैं और बता देता हूं कि सारे 6 एग्जाम्पल में FCC लैटिस ही बनेगा। तो एक तो ये कितना अच्छा हिंट हो गया कि जितने भी एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे उन सब में FCC लैटिस ही बनना है। तो ये तो पक्का हो गया कि FCC लैटिस बनेगा। अब केवल आपको ये देखना है कि FCC लैटिस के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड भी होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होते हैं। तो जो स्मॉलर एटम है यूजुअली कैटायन, ये टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। और Na प्लस ऑक्यूपाइज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मुझे कैसे पता चला कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, कुछ नहीं किया, Na प्लस और Cl माइनस का जो रेडियस रेशो है ये मैंने कैलकुलेट किया। अब आपको इस रेडियस रेशो को एग्जैक्ट याद नहीं करना है, आप तो केवल इतना सोचो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है, मतलब ये रेडियस रेशो 0.414 से ज्यादा है और 0.732 के बीच में है। इनफैक्ट ये 0.414 से ज्यादा होता है, इक्वल नहीं होता है, ये भी याद करना पड़ेगा। याद क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आपके पास जो लैटिस है वो नॉर्मल लैटिस है या एक्सपेंडेड लैटिस है। नॉर्मल लैटिस कब हो सकता है कि वॉइड्स में वॉइड्स की औकात के बराबर एटम को प्लेस करो तो ये लैटिस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर वॉइड्स में आपने बिगर एटम प्लेस कर दिया, ये सिचुएशन में आपको बता रहा हूं कि इसकी औकात इतनी है तो इतना ही एटम आपने प्लेस किया, इतनी रेडियस का, तो उसने लैटिस को डिस्टर्ब नहीं किया। लैटिस में ये तीनों एटम्स कनेक्टेड थे तो बाद में भी कनेक्टेड है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, नो डिस्टर्बेंस। लेकिन अगर आपने इसकी औकात से ज्यादा का एटम फिट कर दिया तो इस एटम को फिट करने के लिए
ये जो अपने पास इनिशियली लैटिस था इसको थोड़ा सा एक्सपैंड होना पड़ेगा, एक्सपैंड होगा तो इनमें कनेक्शन ही टूट गया ना, ये दोनों एक दूसरे से दूर चले गए तो यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है। इसको क्या बोल सकता हूँ एक तरीके से, एक्सपेंडेड लैटिस। तो एक एग्जाम्पल और मैं ये बता सकता हूँ कि जितने भी सारे के सारे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, एक हिंट ये भी हो सकता है कि इन सभी एग्जाम्पल में एक्सपेंडेड लैटिस के साथ ही आपको डील करना है। मतलब जो भी अपने पास वॉइड का रेडियस रेशियो है उस रेडियस रेशियो से ज़्यादा का ही यहाँ पे कैटाइन प्रेजेंट होगा। तो क्या पता कर लिया, NaCl में Cl माइनस FCC लैटिस का फॉर्मेशन करता है, Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में यहाँ पे जो रेडियस रेशियो है वो 0.414 से ज़्यादा आता है, मतलब कि एक्सपेंडेड लैटिस की बात होगी। तो ये सारे तो आपने जनरल पॉइंट्स पता कर लिए। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देखना है। स्पेसिफिकेशन क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पता करो। किसका कोऑर्डिनेशन नंबर, Na प्लस का भी पता करो, Cl माइनस का भी पता करो। कोऑर्डिनेशन नंबर पता करने के बाद E और R में रिलेशनशिप फाइंड आउट करो। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स या इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स आप बताओ। तो ये सब हम बता देते हैं। पहले आप स्ट्रक्चर तो बनाओ, और इस स्ट्रक्चर को ऐसा करता हूं कि मैं दो पार्ट्स में बना देता हूं। दो पार्ट्स में क्यों, एक में तो मैं केवल क्या दिखा देता हूं Na प्लस, दूसरे में क्या दिखा देता हूं Cl माइनस। दोनों को अगर एक में दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा मतलब कि क्राउडिंग हो जाएगी, यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा। ये मैं लैटिस पॉइंट कहाँ पे दिखा रहा हूँ, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। तो बताइए लैटिस बना कौन रहा है, Cl माइनस। ये लो FCC लैटिस है, और FCC लैटिस में जो अपने पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन चला गया, Na प्लस कैटाइन। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है, एक तो बॉडी सेंटर पे कंप्लीटली प्रेजेंट होता है, और बाकी 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हर किसी एज के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। टोटल कितनी एजेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं। तो ये अपने पास कौन हो गया, Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये स्ट्रक्चर हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर आप इस तरीके से रिपोर्ट करोगे कि Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास आता है 6:6। इसका मतलब क्या हो गया कि Na प्लस के आसपास 6 Cl माइनस है, और Cl माइनस के आसपास 6 Na प्लस है। इनमें से एक कोऑर्डिनेशन नंबर बताना बहुत इजी होता है। किसका कोऑर्डिनेशन नंबर, जो वॉइड में प्रेजेंट होता है, क्योंकि वॉइड का तो कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है ना। जैसे मान लो कोई ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड किससे मिलके बनता है, 6 एटम से मिलके बनता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो भी प्रेजेंट है उसके आसपास कितना एटम्स प्रेजेंट है, 6। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना हो गया, 6। तो Na प्लस यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना आएगा, 6। जैसे कि ये Na प्लस है, ये किस किस से कनेक्टेड होगा, इस फेस सेंटर पे Cl से, इस फेस सेंटर के Cl से, फेस सेंटर का Cl, फेस सेंटर का Cl, फ्रंट फेस सेंटर का Cl और बैक फेस सेंटर का Cl। ये मैं वही बना रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बॉडी के कंप्लीटली इनसाइड प्रेजेंट होता है। ज्यादा मेहनत नहीं करी है मैंने यहाँ पे। Na प्लस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। अब Cl माइनस का देख लेते हैं। तो Cl माइनस यहाँ प्रेजेंट है, Na प्लस कहाँ प्रेजेंट होंगे, H सेंटर पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि H सेंटर पे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड आता है। तो बेसिकली ये इस तरीके से एक्सपेंड होगा अगले में। यहाँ इस H सेंटर पे भी Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस। Na प्लस के आसपास टोटल कितने Cl माइनस आ गए H सेंटर पे, 1 2 3 4 5 6। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6 हो गया। तो 6:6 यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगला पॉइंट क्या पता करना है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो एटम्स यहाँ पे अपने पास दो टाइप के हैं, Na प्लस और Cl माइनस। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स भी पता कर सकते हैं और इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स भी पता कर सकते हैं। Na प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बनेगा, एक फॉर्मूला यूनिट। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस, Na प्लस कितने होंगे बेटा, Na प्लस कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 4। Cl माइनस कहाँ प्रेजेंट है, FCC लैटिस बना रहे हैं। तो लैटिस बनाने में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स FCC में कितने आते हैं, 4। Na प्लस 4 है, Cl माइनस 4 है, होने ही चाहिए, क्योंकि तभी तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो होना ही चाहिए ना आयनिक कंपाउंड को। नंबर ऑफ कैटायंस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस। एकदम सही चल रहा है। या और क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, मतलब कि NaCl यूनिट्स।
Z इसको भी बोल सकते हैं। तो कितने इफेक्टिव फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट है? 4 Na प्लस 4 Cl माइनस विल कंबाइन टू फॉर्म 4 NaCl। और क्या बता सकते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अपने पास कौन सा है? क्यूबिक यूनिट सेल है तो A क्यूब तो वॉल्यूम हो गया। और मास अपने पास कितना होता है? सभी एटम्स का मास 4 Na प्लस है, 4 Cl माइनस है, तो 4 इंटू NaCl का मास कितना होता है? 53.5 AMU। AMU कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बस इस FCC यूनिट सेल का वॉल्यूम यहाँ पे पुट कर दो तो kg पर मीटर क्यूब में अपने पास डेंसिटी भी आ सकता है। 4 से मल्टीप्लाई करना था NaCl के एक एटम के एक फॉर्मूला यूनिट के मास को, या इसको और कैसे लिखा जा सकता था? 4 मल्टीप्लाइड बाई 53.5 ग्राम, 53 का होता है 2335 58.5 ग्राम, मतलब कि 1 मोल NaCl का मास है। 1 मोल NaCl के मास में आप Na का डिवाइड कर दो तो 1 NaCl का मास आ जाएगा। 1 NaCl के मास को 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एक यूनिट सेल में 4 NaCl प्रेजेंट है। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यहाँ से भी डेंसिटी आ सकता है। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। और रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में सबसे सिंपल अपन ने कौन सा देख लिया? NaCl वाला। अब लास्ट स्पेसिफिकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा और यही क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। ये स्पेसिफिकेशन क्या है? ए और आर में रिलेशनशिप। ए और आर में रिलेशनशिप। और ये गलत क्यों करके आओगे? क्योंकि आप नॉर्मल जो आपने लेक्चर 1-2 में पढ़ा है ना, उसी को अप्लाई कर दोगे। तो लेक्चर 2 में जो आपने पढ़ा है वो बेसिकली अपने पास एक तरीके से नॉन आयनिक सॉलिड की बात कर सकते हैं, उन्हीं का स्ट्रक्चर पढ़ा है। जैसे कि सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इनके केस में क्या होता था कि ये जो भी अपने पास यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स जहां पर भी है वहीं एटम प्रेजेंट होते हैं और इन एटम से जो वॉइड बनता है उस वॉइड में कोई प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो यहाँ पे कभी भी दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे जो भी आपने रिलेशनशिप डेवलप कर रखे ना, वो रिलेशनशिप ए और आर के बीच में एग्जैक्टली करेक्ट होते हैं। लेकिन अब जैसे ही हम आयनिक कंपाउंड पे आ गए तो आयनिक कंपाउंड में क्या है कि यूनिट सेल का जो वॉइड है वो ऑक्यूपाइड है। उस वॉइड के अंदर क्या प्लेस्ड है? Na+ या फिर कोई भी कैटाइन। और ये जो कैटाइन की साइज है ये वॉइड की साइज से ज्यादा है। टोटल 6 एग्जांपल में हर कहीं पे वॉइड की साइज से ज्यादा ही होगी कैटाइन की साइज। तो कैटाइन की साइज अगर ज्यादा होगी तो एक्सपेंडेड लैटिस हो जाएगा। एक्सपेंडेड लैटिस हो जाएगा तो जैसे मान लो कि NaCl में आप R और A में रिलेशनशिप बताना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बताता हूं किस तरीके से आपकी थॉट प्रोसेस होती कि सर Cl माइनस लैटिस बना रहा है, ठीक है भाई, तो Cl माइनस कहाँ प्रेजेंट होगा? FCC में कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होगा ही सही, फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा। तो आप क्या बता देते हैं कि सर R माइनस R माइनस R माइनस R माइनस 4R माइनस दैट इज इक्वल टू √2a। बिल्कुल गलत है क्योंकि ये एनायंस टच ही नहीं कर रहे हैं ना। एनायंस डू नॉट टच ईच अदर। नॉर्मल कंडीशन में तो ये टच करते हैं क्योंकि वॉइड में कोई प्रेजेंट नहीं होता। अभी इन आयनिक कंपाउंड में वॉइड में कोई प्रेजेंट है और वॉइड में जो भी प्रेजेंट है ना वो वॉइड की मैक्सिमम रेडियस से ज्यादा की रेडियस रखता है। तो बेसिकली उसको फिट करने के लिए इस लैटिस को एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करना पड़ेगा तो जब ये एक दूसरे के टच में नहीं होंगे तो ये रिलेशनशिप आप लिख ही नहीं सकते ना। अब आपको रिलेशनशिप कहां से बताना है? ये आपको लेक्चर 2 में भी मैंने बता रखा है कि रिलेशनशिप अगर ए और आर में फाइंड आउट करना है तो हमेशा ऐसी जगह पे पहुंचो जहां पर एटम्स कनेक्टेड हो। तो कनेक्टेड अपने पास कहां होंगे? फिट कहां कर रहे हैं? वॉइड में फिट कर रहे हैं। अब वॉइड चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन वो साइड वाले एटम से तो कनेक्टेड होगा ना। ये अपने पास में मान लो कि बिगर है और ये स्मॉलर है। यही बोल रहा हूं कि वॉइड चाहे कितना भी बड़ा हो उस वॉइड में आपने एटम फिट कर दिया लेकिन ये एटम बेसिकली साइड वाला एटम से तो कनेक्टेड होगा ही सही। तो आपको ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पर Na+ और Cl- कनेक्टेड है। तो Na+ कहां प्रेजेंट है? वॉइड में। वॉइड अपने पास कहां आता है? एज पे आता है, एज सेंटर पे आता है। तो यहां पे जो Na+ है ये कॉर्नर के Cl- से कनेक्टेड है। तो बताना फ्रॉम एज सेंटर, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर किसी आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर में। इसको अच्छे से याद रखना है। एज सेंटर पे अपने पास कौन है? Na+। ये कॉर्नर पे किससे मैच कर रहा है? Cl- से। कॉर्नर पे किससे मैच कर रहा है? Cl- पे। एज सेंटर पे क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ही Na+ प्रेजेंट है।
तो बताओ RCl माइनस RNA प्लस RNA प्लस और RCl माइनस, तो 2R प्लस प्लस 2R माइनस दैट इज इक्वल टू व्हाट, H का लेंथ, और H का लेंथ अपने पास क्या है A, तो A और R में अपने पास रिलेशनशिप आ गया। और इसी तरीके से आपको रिलेशनशिप निकालना है हर किसी स्ट्रक्चर में, क्योंकि सारी स्ट्रक्चर्स आपको एक्सपेंडेड मिलेंगी, नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगी। और नॉन आयनिक सॉलिड हम नहीं पढ़ रहे हैं, आयनिक सॉलिड पढ़ रहे हैं, तो आयनिक सॉलिड में कैटायन और एनायन होगा, एनायन लैटिस बनाएगा, कैटायन वॉइड में फिट होगा, और वॉइड की जितनी औकात है ना उस औकात से ज्यादा की रेडियस होगी कैटायन की, तो हमेशा एक्सपेंडेड लैटिस ही आएगा। तो हमेशा इसी तरीके से R और A में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाती है ZnS की। तो ZnS की अपने पास दो स्ट्रक्चर होती है, क्या प्रेजेंट होगा, Zn2 प्लस सल्फाइड आयन, ये बिगर होता है तो ये लैटिस फॉर्मेशन करेगा, ये स्मॉलर होता है तो ये वॉइड्स में जाएगा। एक होता है वुडजाइट, एक होता है जिंक ब्लेंड। हमें डील किस पे करना है, वुडजाइट में HCP यूनिट सेल होता है, यहां पर FCC यूनिट सेल होता है, तो इस पे बहुत ज्यादा डील नहीं करना है। HCP यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 6 होंगे। तो 6 कौन होंगे, Zn2 प्लस होगा या सल्फाइड आयन होगा, Zn2 प्लस थोड़ी होगा, सल्फाइड आयन होगा, क्योंकि यही तो लैटिस बना रहा है। तो अगर S2 माइनस अगर 6 है तो Zn2 प्लस भी क्या होंगे, 6 ही होंगे, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनेगा। तो यहां से और यहां से थोड़ी पता चलता है, वो तो Zn2 प्लस और सल्फाइड आयन के रेडियस रेशियो से ही पता चलेगा कि Zn2 प्लस कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। तो ये बेसिकली अपने पास कितना आता है, 0.225 से तो ज़्यादा आता है, लेकिन 0.414 से कम आता है, 0.225 से ज़्यादा आता है, बस इतना याद रखो। 0.225 से ज़्यादा आ रहा है मतलब कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। अब अगली बात देखो कि यार इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अगर 6 है जो लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 टोटल 12 टेट्राहेड्रल वॉइड होने चाहिए, और टोटल 12 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे तो Zn2 प्लस कितना होना चाहिए, 12। इसमें कितना लिखा है, 6 ही होते हैं। तो यहां से बेसिकली एक लॉजिकल कंक्लूजन क्या निकल गया कि Zn2 प्लस सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट नहीं होता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब कि हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। Zn2 प्लस प्रेजेंट इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। एक अपने पास ये वाला स्ट्रक्चर भी होता है, ये बस इतना ही है, इतना ही इसको खत्म करना है, बाकी सारी स्पेसिफिकेशन हम इसके लिए देखेंगे। जिंक ब्लेंड के लिए सल्फाइड आयन क्या बनाता है, फॉर्म्स FCC लैटिस। तो FCC लैटिस अगर ये बनाएगा तो FCC में इफेक्टिवली कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 4। तो सल्फाइड आयन अपने पास कितने प्रेजेंट होंगे, 4। Zn2 प्लस क्या करता है, वो रेडियस रेशियो से मैंने आपको बता ही दिया, ऑक्यूपाइज टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी अधूरा स्टेटमेंट, इसको पूरा करूंगा मैं। टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा तो इफेक्टिव नंबर ऑफ सल्फाइड आयन यहाँ पे कितने, 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, 8। जबकि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में 8 Zn प्लस अगर आपने डाल दिए तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कि Zn2 प्लस भी यहाँ पे कितने प्रेजेंट होते हैं, 4, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होता है। तो आपको सारी कहानी ZnS की जो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर इसका पता चल गया। अब हम यहां पे क्या बता सकते हैं, वही कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास कितना आएगा, जो वॉइड में प्रेजेंट होता है ना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना तो बहुत इजी है। वॉइड में कौन प्रेजेंट है, Zn2 प्लस। तो Zn2 प्लस के आसपास कौन होगा, सल्फाइड आयन होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड इसी तरीके से बनता है। Zn2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास कितना, 4। सल्फाइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, तभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिचुएशन बन सकता है। अब सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा कैसे, सल्फाइड आयन के आसपास कितने Zn2 प्लस प्रेजेंट है। तो सल्फाइड आयन अपने पास कहाँ है, FCC लैटिस में कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा या फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा। मैं सारे नहीं बना रहा हूँ, ऐसा करते हैं, ये लो सारे बना दिए। अब ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है, एक कॉर्नर के आसपास कितनी यूनिट सेल निकलती है, 8, और हर किसी कॉर्नर के आसपास टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो इस कॉर्नर के आसपास कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं। और अल्टरनेट अगर आप ऑक्यूपाई करोगे
तो कितने ऑक्यूपाई होने में आएंगे 4। तो हर किसी सल्फाइड आयन के पास टेट्राहेड्रल वॉइड में जो Zn2+ प्रेजेंट है, ये Zn2+ कितना है, केवल 4 ही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Zn2+ इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4:4। Zn2+ और सल्फाइड आयन का रेडियस रेशियो आपने बता दिया, कौन यूनिट सेल बना रहा है, कौन वॉइड में है, कौन से टाइप के वॉइड में है, ये सब आपने बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, E और R में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पता करना है। इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस और फॉर्मूला यूनिट, आयंस पता कर लो, फॉर्मूला यूनिट तो अपने आप बन जाएगी। सल्फाइड आयन FCC लैटिस बनाता है तो 4 होगा, Zn2+ अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे 8, अल्टरनेट काउंट करोगे तो 4, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 4 ZnS फॉर्मूला यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा। रिलेशन इन E और R, तो फिर बता रहा हूं वो जो रिलेशन है ना वो मत कर देना, जो नॉर्मल रिलेशन आता है। नॉर्मल रिलेशन आप कब निकालते हो, जब नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है। नॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब है कि इस स्ट्रक्चर में वॉइड्स में कुछ प्रेजेंट नहीं है, वॉइड में कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो बेसिकली एक्सपेंडेड लैटिस की सिचुएशन नहीं आ सकती। नॉर्मल सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि सर ये जो लैटिस बना रहा है ना FCC लैटिस में कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे सल्फाइड आयन प्रेजेंट होते हैं, तो ये कितना आ जाता है R+R+R+R 4 R सल्फाइड आयन इक्वल टू √2 है। ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे लैटिस एक्सपेंड हो चुका है और ये जो सल्फाइड आयंस है आर नॉट इन कांटेक्ट, तो फिर जहां पे कांटेक्ट होता है वहां से निकालो ना। तो बताइए Zn2+ और सल्फाइड आयन कहां पे कांटेक्ट में होंगे, जहां पे इसका वॉइड प्रेजेंट है। वॉइड कौन से में है, टेट्राहेड्रल वॉइड में है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जहां पे होता है ना उसी जगह जाके आप चेक करो, वहीं से E और R में रिलेशनशिप आएगा। तो चलो ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेते हैं। बताइए टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, कॉर्नर के जस्ट यहाँ पे होता है। ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये तीनों एडजेसेंट फेस सेंटर के साथ कॉर्नर यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड में जो एटम प्रेजेंट है Zn2+, और ये जो कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है सल्फाइड आयन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है R++R- विच इज इक्वल टू √3a × 4 डिवाइडेड बाई 4। ये हमने पहले ही एस्टेब्लिश कर रखा है कि ये जो अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है ये बॉडी डायगोनल के 1/4 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है। तो ये रिलेशनशिप भी हमने निकाल लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकाल लिया। डेंसिटी आप बताना चाहे तो बता सकते हो। डेंसिटी अपने पास कितना आएगा, मास बाई वॉल्यूम। मास अपने पास क्या है, एक ZnS फॉर्मूला यूनिट का मास मल्टीप्लाइड बाई कितनी फॉर्मूला यूनिट्स हैं 4 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। क्यूबिक यूनिट सेल है तो A³ से डिवाइड कर दो। E मतलब क्या हो गया, क्यूबिक यूनिट सेल का जो एज लेंथ है ये आपको दिया जाएगा। तो ZnS आपने पढ़ लिया। ZnS में 2 स्ट्रक्चर था, दोनों स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली। NaCl रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब आ जाते हैं हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर पे। फ्लोराइड में एक फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी होता है और एक एंटी फ्लोराइड भी होता है। फ्लोराइड में अपने पास एग्जाम्पल क्या होगा, CaF2 कैल्शियम डाइफ्लोराइड, बहुत ही सही एग्जाम्पल है ये भी। CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर, और यहां पे थोड़ा ऑपोजिट है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रक्चर है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, Ca2+ और फ्लोराइड आयन। अब यहां देखना, ये जो Ca2+ है ये एक्चुअली में लैटिस फॉर्म करता है क्योंकि बिगर होता है। F- यहाँ पे ऑक्यूपाइज वॉइड, ये लैटिस फॉर्म करता है। कौन सा लैटिस बनाता है, FCC। ये बहुत पहले हिंट बता दिया है कि जितने भी एग्जांपल पढ़ रहे हैं FCC लैटिस, ये FCC लैटिस बनाता है और ये वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है। एक कैल्शियम के लिए कितने फ्लोराइड आयन होने चाहिए, 2। तो यहां से भी आपको हिंट पता चलेगा कि अगर ये FCC लैटिस बनाता है तो इफेक्टिवली Ca2+ एक यूनिट सेल में कितने प्रेजेंट होंगे, 4 × 2 + 8 कैटाइनिक चार्ज है तो -8 एनाइनिक चार्ज आना चाहिए। तो बेसिकली ये कितना प्रेजेंट होना चाहिए, 8। ये 8 कब प्रेजेंट हो सकता है, अगर ये FCC लैटिस बनाता है तो इफेक्टिवली Ca2+ कितने प्रेजेंट है, 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आ जाएंगे, 8।
तो यहां से भी आपको पता चल गया कि F माइनस यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होना है। अब बेसिकली क्या आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया, R और A में रिलेशनशिप आ गया, डेंसिटी आ गया। इन तीनों पॉइंट्स को और डिस्कस कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करता हूं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर तो बहुत ही इजी है ना, जो वॉइड में होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो फिक्स है। F माइनस यहाँ वॉइड में, कौन से वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड में। ये टेट्राहेड्रल वॉइड कितने से बनता है, टोटल 4 आइटम से बनता है। तो F माइनस कितने, Ca2 प्लस से कनेक्टेड है, टोटल 4 से। और Ca2 प्लस अपने पास यहाँ पे लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है। Ca2 प्लस कहाँ प्रेजेंट होगा, लैटिस पॉइंट्स पे। लैटिस पॉइंट्स अपने पास कौन से हैं, कॉर्नर और फेस सेंटर वाले। एफसीसी में यही होता है। इस कॉर्नर के अबाउट टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, तो एक कॉर्नर के अबाउट कितने टेट्राहेड्रल वॉइड मिल सकते हैं, 8। क्योंकि ये एक कॉर्नर है ना 8 यूनिट सेल में शेयर्ड है, और हर यूनिट सेल में या छोटी सी डिस्टेंस पे 1/4 ऑफ डायगोनल डिस्टेंस पे टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा, और इसी में कौन प्रेजेंट होगा, F माइनस। तो टोटल ये कितना F माइनस से कनेक्टेड हो सकता है, 8। सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है F माइनस, तो टोटल F माइनस 8 ही हो सकते हैं। तो यहां पे अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4:8। A और R में रिलेशनशिप, अगेन रिलेशनशिप कहां से नहीं आएगा, जो नॉर्मली आप रिलेशनशिप पता करते हो ना कि सर एफसीसी लैटिस है, एफसीसी लैटिस में कॉर्नर और फेस सेंटर कनेक्टेड होता है, तो यहां से रिलेशनशिप मत बताना। बताइए कॉर्नर पे कौन सा आइटम है, कैल्शियम 2 प्लस, तो कैल्शियम 2 प्लस का रेडियस मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू √2a। ये रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि ये एक्सपेंडेड लैटिस है। एक्सपेंडेड लैटिस में फिर कहाँ से बताना पड़ेगा, जहां से कैटायन और एनायन कनेक्टेड होते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया, कैटायन, क्योंकि यहाँ पे कैटायन लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है। इससे जस्ट थोड़ी सी डिस्टेंस पे यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड है, वो डिस्टेंस अपने पास क्या है, √3a/4। और ये कॉर्नर का आइटम हो गया, ये लैटिस हो गया अपने पास, सॉरी ये कॉर्नर का लैटिस पॉइंट हो गया, ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, RF माइनस प्लस RCa2 प्लस R प्लस प्लस R माइनस, दिस इज इक्वल टू √3a/4। तो यहां से अपने पास A और R में रिलेशनशिप भी आ गया। डेंसिटी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अब मास बाई वॉल्यूम देख लेते हैं। मास अपने पास कितना होगा, टोटल मास ऑफ CF2 Z इंटू M डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, A3। और अगर M आपने ऐसे लिखा तो M क्या होगा, मास ऑफ 1 यूनिट या 1 फॉर्मूला यूनिट। और अगर आप क्या लिख सकते हो, M/Na, तो M यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल के मास में टोटल नंबर ऑफ एटम्स का अगर आप डिवाइड कर दो, या 1 मोल में जितना भी एटम्स या जितने भी फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होती है उसका डिवाइड कर दो, तो एक फॉर्मूला यूनिट का अपने पास मास आ गया, मल्टीप्लाइड बाय टोटल फॉर्मूला यूनिट्स डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी। Z की वैल्यू अपने पास कितनी है, 4, क्योंकि यहाँ पे Ca2 प्लस कितना प्रेजेंट है, 4, F माइनस कितना प्रेजेंट है, 8। इससे क्या बनेगा, CF2 का एक फॉर्मूला यूनिट बनेगा। फॉर्मूला यूनिट अपने पास कितना हो गया, 4। डेंसिटी का रिलेशनशिप भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फ्लोराइट स्ट्रक्चर। अब फ्लोराइट स्ट्रक्चर का एग्जैक्टली ऑपोजिट किसको बोलते हैं, एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर। तो एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर में क्या होगा, फ्लोराइट में कैटायन ने लैटिस बनाया था, तो एंटी फ्लोराइट में एनायन लैटिस बनाएगा। फ्लोराइट में एनायन वॉइड्स में ऑक्यूपाई गया था, तो यहां एंटी फ्लोराइड में कैटायन वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। बाकी स्ट्रक्चर एकदम सेम है, तो इसके स्पेसिफिकेशन में डिस्कस नहीं करूंगा। इसके स्पेसिफिकेशन आप खुद निकालो। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर, A और R में रिलेशनशिप, डेंसिटी Na2। ये होता है अपने पास एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या प्रेजेंट है, Na प्लस प्रेजेंट है, ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है। ये बिगर है, ये स्मॉलर है। स्मॉलर कहां जाएगा, वॉइड में। कौन से वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। ये कहां से पता चलेगा, रेडियस रेशो से। और रेडियस रेशो आपको कहां से पता चल सकता है, जब आपको इनका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया जाए तो ही पता चल सकता है, वरना तो याद ही करना पड़ेगा। ये बिगर है तो ये एफसीसी लैटिस का फॉर्मेशन करता है। एफसीसी लैटिस बनाता है तो ये इफेक्टिवली कितना प्रेजेंट होगा, 4। और एफसीसी लैटिस में 4 आइटम अगर प्रेजेंट है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने प्रेजेंट होंगे, 8। और सभी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में Na प्लस प्रेजेंट है।
तो कितना बन जाएगा अपने पास, Na+ तो हो गए 8, ऑक्साइड आयन कितने हो गए 4, तो ये फॉर्मूला बन गया Na2O। और बेसिकली फॉर्मूला यूनिट्स अपने पास कितनी प्रेजेंट है, टोटल मिला के 4। ए और आर में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना। अगेन बता रहा हूं, नॉर्मल लैटिस नहीं बनेगा, नॉर्मल लैटिस नहीं बनेगा तो नॉर्मल तरीके से ए और आर में रिलेशनशिप फाइंड आउट मत करना, क्योंकि नॉर्मल लैटिस में जो लैटिस पॉइंट्स कांटेक्ट में होते हैं, अब वो यहाँ पर एक्सपेंडेड लैटिस में लैटिस पॉइंट्स कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो उस जगह से रिलेशनशिप भी नहीं आना चाहिए। रिलेशनशिप कहाँ से आना चाहिए, जहाँ पे कांटेक्ट होता है। तो कांटेक्ट कहाँ पे होता है, एक्सपेंडेड लैटिस में, जहां पे वॉइड्स में एटम प्रेजेंट होते हैं। तो वॉइड्स के एटम और लैटिस पॉइंट के एटम जहां पर भी कनेक्टेड हैं, वहीं से आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। बताइए ये एटम कनेक्टेड कहां पे होता है, ऑक्टाहेड्रल की बात है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपने पास कहां होता है, एज सेंटर पे होता है। तो यहां से रिलेशनशिप आता है जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अपने पास एटम प्रेजेंट होता है। और अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात है तो टेट्राहेड्रल वॉइड का होता है कॉर्नर से जस्ट √3a/4 डिस्टेंस पे होता है। तो यहां से रिलेशनशिप आता है। तो ये दोनों जगह भी मैंने बता दी जहां से आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताना पड़ेगा, डेंसिटी भी बताना पड़ेगा। लास्ट स्ट्रक्चर जो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं दैट इज CaCl, सीजियम क्लोराइड। अब सीजियम क्लोराइड में FCC लैटिस नहीं है, इसको आप अच्छे से याद रखना। सीजियम क्लोराइड में FCC लैटिस नहीं है। इसके पहले जितनी भी स्ट्रक्चर्स थी उनमें FCC लैटिस प्रेजेंट था। सीजियम क्लोराइड, सीजियम प्लस क्लोराइड आयन, ये बिगर है और एक स्मॉलर है। ये अपने पास क्या बनाएगा, क्यूबिक लैटिस बनाता है ये, मतलब कि सिंपल क्यूबिक लैटिस। और सिंपल क्यूबिक लैटिस का जो बीच वाला स्पेस होता है वो खाली होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिकल वॉइड। तो ये क्या करेगा, क्यूबिकल वॉइड ऑक्यूपाइज। तो बाकी तो आपको पता ही है कि इफेक्टिवली एक सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में क्लोराइड आयन कितने प्रेजेंट होंगे, क्लोराइड आयन केवल कहां पे होंगे, कॉर्नर पे। 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, एक क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा। बॉडी सेंटर अपने पास एक ही होता है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 यहाँ पे CS+ होगा। तो ये आपने पता कर लिया। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास वॉइड में, जो क्यूबिकल वॉइड में प्रेजेंट है, क्यूबिकल वॉइड में कौन प्रेजेंट है, CS+। ये CS+ किससे कनेक्टेड होगा, टोटल 8 कॉर्नर एटम से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना आ गया 8, और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आएगा 8, तभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है। 8 किस तरीके से आएगा कि ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के अबाउट कितने बॉडी सेंटर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस कॉर्नर के अबाउट एक ही बॉडी सेंटर प्रेजेंट है इस यूनिट सेल में, लेकिन आपको ये भी पता है कि इस कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है ये 1/8 यहाँ पे प्रेजेंट है, बाकी का 7/8 कहाँ है, 7 यूनिट सेल में। तो ये पूरा कंप्लीट जो कॉर्नर का एटम है, इस कॉर्नर के एटम के अबाउट टोटल 8 यूनिट सेल है। हर यूनिट सेल में अपने पास बॉडी सेंटर है, तो वो सारा बॉडी सेंटर का एटम इस कॉर्नर के एटम से कनेक्टेड होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आ जाएगा 8। तो इसको क्या लिखेंगे 8:8। अब आगे आ जाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर आपने बता दिया, क्यूबिकल वॉइड में प्रेजेंट होता है CS+, Cl- सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है। और कैसे पता चला कि ये क्यूबिकल वॉइड में ही प्रेजेंट होता है, तो वो सिंपल सा फंडा है, RCl+, CS+ और RCl- किसी ने कैलकुलेट किया होगा तो ये 0.732 से तो ज्यादा आया है, लेकिन 1.0 से कम आया। अगेन 0.732 के इक्वल नहीं आया है, 0.732 से ज्यादा ही आया है। मतलब कि नॉर्मल लैटिस की बात नहीं है, एक्सपेंडेड लैटिस की बात है। तो एक्सपेंडेड लैटिस की बात है, तो वहीं से अपन को R और A में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। R पॉजिटिव, R नेगेटिव और A में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। नॉर्मल लैटिस की अगर बात होती तो रिलेशनशिप कहां से फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल तरीके से। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, ये जो कॉर्नर पे एटम्स होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो क्या लिखते हैं बेटा, कॉर्नर पे कौन है Cl-, तो क्या लिखते हैं RCl- प्लस RCl- इज इक्वल टू A। ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं होंगे। कनेक्टेड क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ जो क्यूबिकल वॉइड की मैक्सिमम रेडियस है, इस रेडियस से ज्यादा का एटम फिट कर दिया। अब ये एटम आप फिट करोगे तो जो साइड के एटम है ये थोड़े मूव करेंगे तो मतलब कनेक्टेड नहीं होंगे। कनेक्टेड नहीं होंगे तो यहाँ से रिलेशनशिप आ ही नहीं सकता।
तो रिलेशनशिप कहाँ से आएगा फिर, जहाँ से कैटाइन और एनाइन कनेक्टेड होते हैं। तो क्यूबिकल वॉइड में यहाँ पे होता है, ये किससे कनेक्टेड होगा, कॉर्नर के एटम से, बॉडी डायगोनल से रिलेशनशिप आएगा। तो ये अपने पास हो गया CS+, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन माइनस। तो ये बॉडी डायगोनल के अलोंग आपने मूव किया, मैक्सिमम आपने यहाँ पे फिट किया है, तो कितना होगा R माइनस R माइनस R प्लस R प्लस, तो R प्लस प्लस R माइनस मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू √3a। यहाँ से अपने पास R और A में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आपको पता चल गए। अब आ जाते हैं डेंसिटी पे। तो डेंसिटी भी बहुत इजीली आ जाएगा, यहीं लिख देता हूं मैं डेंसिटी भी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, मास बाई वॉल्यूम। तो मास कितना होता है, Z मल्टीप्लाइड बाई एक यूनिट सेल, सॉरी एक फार्मूला यूनिट का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अपने पास कितना है, क्यूबिकल यूनिट सेल का A3। बताइए यहाँ पे इफेक्टिवली कितना फार्मूला यूनिट प्रेजेंट है। फार्मूला यूनिट का मतलब क्या हो गया, कैटाइन प्लस एनाइन। कैटाइन और एनाइन दोनों ही तो प्रेजेंट है, तो एक तो CS+ प्रेजेंट है और एक ही Cl- प्रेजेंट है। तो फार्मूला यूनिट अपने पास कितना हो गया, एक CsCl का एक एटम का मास, और अगर मान लो कि ये मोलर मास है तो मोलर मास मतलब कि 1 मोल फार्मूला यूनिट्स का मास, तब इसमें किसका डिवाइड करना पड़ता है, Na का। लिख देता हूँ, ये 1 मोल का है, ग्राम में दे रखा है, डिवाइडेड बाई A3। और ये क्या हो सकता है, 1 into CsCl, किस में आना चाहिए, AMU में। एक एटम का जो मास है या एक फार्मूला यूनिट का जो मास है वो AMU में ही आएगा। दोनों फार्मूले एकदम सही हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपने डेंसिटी भी पता कर लिया। तो यहाँ पे टोटल 6 स्ट्रक्चर्स, 6 आयनिक स्ट्रक्चर्स जो हमें स्टडी करना था, ये सारी आयनिक स्ट्रक्चर्स आपने स्टडी कर ली। एक ही कॉमन बात निकली कि हर जगह जो लैटिस है वो एक्सपेंडेड था। पहले 5 एग्जाम्पल में फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये अपने पास यूनिट सेल बना था, और जो स्मॉलर एटम था या तो इसने ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किया या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किया। 6th स्ट्रक्चर जो है इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना है, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्यूबिकल वॉइड होता है। इस क्यूबिकल वॉइड में कौन चला गया, CS+। अब एक और स्ट्रक्चर आप देख लो, ये बेसिकली नॉन आयनिक सॉलिड की बात है, और ये स्ट्रक्चर मुझे बताना नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछना चाहिए तुमसे, क्योंकि अभी तक जितना भी हमने ये सब डिस्कस किया है उससे हम ये निकालना तो सीख गए कि कोई भी अगर आपको अलग से स्ट्रक्चर बता दिया जाए इन 6 स्ट्रक्चर के अलावा, तो बेसिकली उस स्ट्रक्चर का स्पेसिफिकेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो मेथड तो हमने डेवलप कर लिया। मेथड अपने पास क्या है कि ये सारा कुछ आपको बताएगा कि कोई भी स्ट्रक्चर दिया तो उसमें कौन सा एटम लैटिस का फॉर्मेशन करेगा, कौन सा एटम वॉइड में जाएगा, कौन से वॉइड में जाएगा ये आप बता सकते हो। कैसे, रेडियस रेशियो रूल्स है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं, डेंसिटी बता सकते हैं, E और R में रिलेशनशिप बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि नॉर्मल लैटिस है या एक्सपेंडेड लैटिस है। ये मेथड जो हमने डेवलप किया है, अब इसी मेथड को हमें डायमंड के स्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करना है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर अपने पास कैसा होता है, डायमंड स्ट्रक्चर, अब वैसे केमिकल बॉन्डिंग की तरह अगर आप दिखाना चाहो तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन से कार्बन कनेक्टेड होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, और हर किसी कार्बन के टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आप कार्बन एटम्स बहुत ही लंबी डिस्टेंस तक कनेक्टेड करते रहो, तो ये अपने पास एक डायमंड का लैटिस बन जाएगा। अब ये तो आपने क्या पता कर लिया कि ये इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें एक्चुअली कार्बन आइटम्स किस तरीके से पैक होते हैं, क्या है अपने पास यहाँ पे लैटिस बन रहा है। लैटिस में जो स्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली या तो कॉर्नर पे या फेस सेंटर पे या बॉडी सेंटर पे कहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है, या तो लैटिस में केवल लैटिस पॉइंट्स पे ही एटम प्रेजेंट है या फिर वॉइड्स में भी प्रेजेंट है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, और उसी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए डायमंड की जो स्ट्रक्चर है इसको स्टडी करना है। तो इंफॉर्मेशन अपने पास क्या है, पहली बात तो ओनली कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। अब ये किस तरीके से, ये जो कार्बन एटम है ये क्या बनाता है, FCC लैटिस बनाता है, और जो कार्बन एटम है यही वॉइड्स में भी चले जाते हैं। सोचो पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी अपने पास एक नॉन आयनिक सॉलिड है, नॉन आयनिक सॉलिड है,
नॉन आयनिक सॉलिड में अपने पास क्या प्रेजेंट हो सकता है, जैसे मेटल हो सकता है, जैसे कोवलेंट सॉलिड हो सकता है। तो इसमें यूजुअली क्या होता है कि जो अपने पास लैटिस बनता है, जो ये यूनिट सेल बनता है, इस यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट पे ही अपने पास एटम्स होते हैं और वॉइड्स में कोई नहीं जाता है। वॉइड्स में जाने का काम कब होता है, आयनिक सॉलिड में। तो ये भी अपने पास एक नॉन आयनिक सॉलिड है और इस नॉन आयनिक सॉलिड में कार्बन एटम एफसीसी लैटिस में तो है ही सही, इसके अलावा कार्बन एटम अपने यहाँ पे वॉइड भी ऑक्यूपाई करते हैं। कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, वही मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं, ये सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, केवल अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये बेसिकली किसको मैच कर गया, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ZnS का जो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है उसी को मैच कर रहा है। ZnS में Zn2+ होता है, सल्फाइड आयन S2- होता है, S2- FCC लैटिस बनाता है और Zn2+ अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है। एग्जैक्टली उसी स्ट्रक्चर को मैच कर रहा है। तो आपने ये तो पता कर लिया कि स्ट्रक्चर कैसा है। अब आप इसमें ये बता दो कि इफेक्टिव नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, R और A में क्या रिलेशनशिप आएगा। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और तो कोई है नहीं, बताइए। FCC में इफेक्टिव नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, 4। ये तो कहाँ से आएंगे, लैटिस पॉइंट्स के कंट्रीब्यूशन से। और लैटिस पॉइंट्स FCC में कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, फेस सेंटर पे होते हैं। 4 अगर लैटिस पॉइंट है या 4 कंट्रीब्यूशन कार्बन एटम्स का आ रहा है तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे। 8 में से अल्टरनेट में कार्बन एटम डाल दो तो कार्बन एटम और कहाँ चले जाएंगे, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो ये एकदम याद रखने वाली बात है कि डायमंड का जो लैटिस होता है FCC लैटिस होता है और एक FCC लैटिस में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 8। डेंसिटी बताना है तो डेंसिटी बता दो। डेंसिटी कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स या टोटल नंबर ऑफ आयंस या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन अ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल और वन आयन और वन फॉर्मूला यूनिट। तो यहाँ पर एटम है, एटम का मास कितना होता है, कार्बन एटम का 12 AMU डिवाइडेड बाय यूनिट सेल अपने पास कैसा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, A3। तो यहाँ से आप चाहें तो डेंसिटी भी बता सकते हैं। डेंसिटी अपने पास जिस तरीके से आप बताओगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, 8। अब यहाँ से एक बात और बता सकते हैं कि अगर आपको एज लेंथ पता है ना, एज लेंथ, तो यहाँ से आप रेडियस ऑफ कार्बन भी बता सकते हैं। रेडियस ऑफ कार्बन बता सकते हैं तो ये भी बता सकते हैं कि कार्बन और कार्बन एटम के बीच में क्या डिस्टेंस है, मतलब कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का लेंथ आप बता सकते हो। कार्बन कार्बन का बॉन्ड आप ऐसे ही तो ड्रॉ करोगे ना, तो इसमें बेसिकली क्या, इन दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, इसी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिसिटी में हमने पढ़ा है। तो दो कार्बन एटम के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ये भी हम बता सकते हैं। किस तरीके से, केवल एक कार्बन एटम का रेडियस फाइंड आउट करो, इस रेडियस का डबल कर दो तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आ जाएगा। ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अपने पास किसके बराबर हो गया, DCC, या उसको क्या बोल देंगे, बॉन्ड लेंथ। तो बताओ कितना बॉन्ड लेंथ हो सकता है, बहुत इजीली आ जाएगा। कार्बन एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर, तो यहां से तो बन गया FCC लैटिस। और कार्बन एटम कहाँ प्रेजेंट है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे। तो इसी बात का आपको ख्याल रखना है। कार्बन एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे, और कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर्स पे। तो ये तो आपने FCC लैटिस बना दिया। और कहाँ प्रेजेंट है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे। तो इस सेंटर के यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, एक तो यहाँ प्रेजेंट है, तो इस पे नहीं प्रेजेंट होगा तो चलो यहाँ मान लेता हूँ, इस पे नहीं प्रेजेंट होगा इधर मान लेते हैं, और कहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं। तो आपको तो बेसिकली इस बॉडी डायगोनल पे ध्यान देना है, क्योंकि बॉडी डायगोनल का जो 1/4 डिस्टेंस होता है, इस 1/4 डिस्टेंस पे ही टेट्राहेड्रल वॉइड आता है। और जहां से टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा उसका सेंटर, और जो कॉर्नर पे एटम है उसका सेंटर, यही तो डिस्टेंस आपको क्या पता चलती है कि बॉडी डायगोनल का ये 1/4 है। तो √3a/4 दैट इज इक्वल टू कार्बन का रेडियस प्लस कार्बन का रेडियस, उसको क्या बोल सकते हैं, DCC या 2RC।
तो यहाँ से हम चाहें तो कार्बन एटम का रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं डायमंड की स्ट्रक्चर से, और चाहें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायमंड का ये लैटिस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। डायमंड की स्पेसिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक बार फिर बता देते हैं, डायमंड में कौन सा लैटिस या कौन सा यूनिट सेल बनता है? एफसीसी यूनिट सेल। कौन बनाता है? कार्बन। तो एफसीसी यूनिट सेल में टोटल कार्बन कितने होंगे? 4 तो हो गए। इसके अलावा यहाँ पे 4 की वजह से 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, और हर किसी अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में भी क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन। तो 8 में अल्टरनेट में प्रेजेंट है तो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड में कार्बन प्रेजेंट है, तो प्लस 4 कार्बन आइटम्स और आ गए, तो एक यूनिट सेल में टोटल 8 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है। 8 कार्बन आइटम्स आपने डायमंड के स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल में फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद कार्बन एटम की रेडियस या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है ये भी हमने पता कर लिया। सिंपली आपने वही चीज यूज किया कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड कॉर्नर के आसपास प्रेजेंट होता है, और कॉर्नर का जो सेंटर है, मतलब कॉर्नर एक तरीके से सेंटर ही तो है। किसका सेंटर है? एटम का सेंटर है। और यहाँ पे जो अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर है, ये जो डिस्टेंस होती है सेंटर टू सेंटर, इसको क्या बोलेंगे? r प्लस आर। ये किसके इक्वल होगा? बेसिकली 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल। तो यहाँ पे हमने सारे स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर ली, 6 आयनिक स्ट्रक्चर और 1 नॉन आयनिक स्ट्रक्चर। अब अगली क्लास में आज जो हमने डिस्कस किया है इसके ऊपर एग्जाम्पल्स हमें डिस्कस करना है।